नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व किए थे, जिसमें आपने 15 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बाल विकास से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज लेवल थोड़ा और अप होगा, जिससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि डेवलपमेंट टॉपिक में किस तरीके से प्रश्न एग्जामिनर पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, यानी कि राजू का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि वो पिछड़ा हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट में। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। मतलब आपकी कक्षा का एक स्टूडेंट्स है राजू, जिसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत कम है, यानी कि वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, यानी कि ये मानकर चलिए उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में, मतलब आपके हिसाब से राजू के विकास के जो भी आयाम है उसमें किस में चिंता हो सकती है उसके पिछड़ने की, यानी कि जब उसका शारीरिक विकास कमज़ोर होगा, यानी कि वो बीमार होगा, तो उसके कौन कौन से डेवलपमेंट और ज़्यादा प्रभावित होंगे जो विकसित नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट इन्होंने बोला संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सेकंड उन्होंने बोला बौद्धिक विकास, और ऑप्शन थर्ड उन्होंने बोला सामाजिक विकास। अब आप एक बात बताइए, जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं होगा, बेकार होगा, इसका मतलब जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, आप बीमार होंगे, तब आपका इमोशन, मतलब आपकी फीलिंग, आप इमोशन आपका कैसा होगा, आपका इमोशन भी बेकार हो जाएगा। ठीक, आपकी जो बौद्धिक इंटेलिजेंसी, जब आप बीमार रहेंगे तो क्या आपकी बुद्धि काम करेगी। दूसरी बात यह है कि जब आप बीमार होंगे तो क्या आप दूसरों से मिलना पसंद करेंगे। जब दूसरों से मिलना पसंद नहीं करेंगे तो आपका सामाजिक विकास भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, यानी कि आपका शारीरिक विकास पिछड़ा हुआ होता है, तब आपके संवेगात्मक विकास भी पिछड़ जाते हैं, बौद्धिक विकास भी पिछड़ जाते हैं और सामाजिक विकास भी पिछड़ जाते हैं। ऑप्शन में देखिए, केवल ए, केवल बी, केवल ए और सी, ठीक, और उपयुक्त सभी। तो आप किसके साथ जाएंगे, उपयुक्त सभी के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संवेगात्मक विकास भी होगा, बौद्धिक विकास भी होगा और सामाजिक विकास भी होगा, यानी कि इन तीनों विकास जो है राजू से प्रभावित होंगे। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चंस पर आते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चंस आपके लिए किस प्रकार के हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। तो देखिए, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर, यानी कुछ स्टूडेंट्स को आप सिलेक्ट करेंगे और 6 महीने यानी 6 महीने तक आप उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि उनका विकास कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप एज अ टीचर है और आपकी कक्षा के कोई बच्चे हैं, तो उनको आप सिलेक्ट करेंगे और उन पर 6 महीने तक ध्यान रखेंगे और क्या क्या उनमें डेवलपमेंट हो रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना होगा आपको, मतलब रिपोर्ट तैयार करेंगे आप। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, क्या आप उनकी हाइट प्रत्येक माह नापेंगे। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, क्या आप उनका वेट तोलेंगे। थर्ड ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, यानी कि उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, क्या आप उनके फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखिए, एज अ टीचर आप ना तो उनकी हाइट नापेंगे, ठीक, ना ही आप उनकी वजन नापेंगे, यानी कि उनका वेट नापेंगे, और ना ही आप उनके शारीरिक आकार पर बात करेंगे, क्योंकि आपका ये कार्य नहीं है। अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो आप एक गलत स्वभाव या आपका व्यक्तित्व, आपका जो इम्प्रेशन है वो गलत होगा, क्योंकि आप एज अ टीचर
आपके लिए कोई भी बच्चा किसी भी शारीरिक आकार का हो, उसकी हाइट कैसी भी हो, उसका वेट कैसा भी हो, आप उसके इंटरेस्ट को जांचने की कोशिश करेंगे, आप उसके अंदर इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करेंगे, उसकी हैबिट्स के बारे में जानना चाहेंगे, उसके दृष्टिकोणों को जानना होगा, उसके स्वभाव को आपको जानना चाहिए, उसके व्यक्तित्व व्यवहार में, क्योंकि आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आए हैं। आप अगर उसके अंदर कोई आदत गलत है तो आप उन आदतों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, या आपको उसके दृष्टिकोण, अगर उसके दृष्टिकोण सही है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उसके स्वभाव को सुधारने की कोशिश करेंगे, उसके व्यक्तित्व व्यवहार को सुधारने की कोशिश करेंगे। इन सब कार्य के लिए आप एज अ टीचर उसके लिए आए हैं, ना कि आप उनकी हाइट नापने आए हैं, ना ही उनका वजन नापने आए हैं, और ना ही उनका शारीरिक आकार में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको नापने के लिए आए हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट्स रट्टे मारने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर आप कोई ट्रिक, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आपके व्यवहार में चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान का मतलब ये व्यवहार में परिवर्तन। अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं तो आप उनको हटाइए, आपके अंदर चेंजेस आने चाहिए। जब आपके अंदर चेंजेस होगा तभी आप बच्चों के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसीलिए आपके सिलेबस में डेवलपमेंट टॉपिक को रखा गया है, ताकि आप डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ें, उनको समझें। अगर आपके अंदर कुछ हैबिट्स गलत है तो उनको सुधारें, और फिर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आए, तभी आप एज अ टीचर बीएड और बीटीसी कर आएंगे, ऐसा माना जाएगा। इसीलिए आपका ये लेवल चेक कर रहे हैं, और इस लेवल के लिए आपसे यूपी टेट पूछा जा रहा है, या फिर कोई भी स्टेट टेट या सी टेट। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई रट्टाफिकेशन, कोई ट्रिक काम नहीं करता। यहाँ पर आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काम करती है। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए कि बालक का संवेगात्मक विकास। देखिए, संवेगात्मक विकास का मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। देखिए, जो बालक का इमोशनल डेवलपमेंट है वो उसे किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, उसके नैतिक विकास को। देखिए, जब आपका इमोशन ठीक होगा, यानी कि जब आप खुश होंगे, तो आप अगर पानी भी पिएंगे तो आपकी हेल्थ ठीक होगी। क्लियर है? कहने का मतलब आपका अगर इमोशन, अगर आप अंदर से खुश है, एनर्जेटिक है, आप फ्रेश फील कर रहे हैं, तो आप अगर पानी भी पिएंगे तो भी आपका फिजिकली डेवलपमेंट हो जाएगा। और जब आप खुश रहेंगे तो आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन भी बहुत अच्छे से करेंगे। इसका मतलब आपका सामाजिक डेवलपमेंट भी होगा, और जितना ज़्यादा आप सामाजिक सोशल डेवलपमेंट करेंगे, जितने अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, उतनी अच्छी बातें, उतनी अच्छी आदतें आपकी डेवलप होगी। इसका मतलब आपका नैतिक विकास भी प्रभावित होगा। यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं तो बालक के संवेगात्मक विकास में शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है, सामाजिक विकास भी और नैतिक विकास भी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी केवल बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए एवं बी दोनों नहीं हो सकते, और बी एवं सी ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ये सभी। यानी कि अगर किसी बच्चे के संवेगात्मक विकास सही होते हैं तो उसका शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा होता है, उसका सामाजिक विकास भी बहुत अच्छे से होता है, और नैतिक विकास, ये तीनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आई होप आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल रहा होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप इस क्वेश्चन को देखकर बताइए कि किस स्टेज में बच्चे घनिष्ठ मित्रता, यानी कि फ्रेंडों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज किस स्टेज में होते हैं। तो देखिए, शैशव अवस्था में तो वो फ्रेंडों के साथ जाते भी नहीं है। ठीक, बाल्य अवस्था में वो जाते हैं, मिलते हैं, और किशोरावस्था में। तो जो घनिष्ठ मित्रता का स्वभाव होता है, आपको इन दो ऑप्शनों में बेस्ट छांटना होगा, और आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए। देखिए, बाल्यावस्था में भी आप मित्र समूह के साथ जाते हैं, लेकिन बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 2 से 12 वर्ष, और 2 से 12 वर्ष के अंदर
मान लीजिए बच्चा 3 वर्ष का है तो उसे मित्रता की बहुत अच्छे से मतलब नहीं पता होता है, लेकिन जब बच्चा एडोलसेंट पीरियड में जाता है तो वो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति को अपनाता है, मतलब दोस्तों के लिए लड़ना या किसी को मारना या किसी तरीके से भी झगड़ा करना, ये सब वो किशोरावस्था में करता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता। अगर सिर्फ आता मित्रता तो हम किशोरावस्था बाल्यावस्था में बाल्यावस्था के साथ जाते, बट यहाँ पर बात हो रही है घनिष्ठ मित्रता की, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर किशोरावस्था हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर का जो माइंड सेट है वो किशोरावस्था की तरफ ही है। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यानी कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशंस किए हैं। वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताने हैं कि कौन से कथन सत्य हैं, आपके लिए सही है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, बात तो सही है, जिसके क्षेत्र असीमित होते हैं। देखिए आपको पता है वृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक होती है। जैसे मान लीजिए वृद्धि में आपका हाइट हो गया, तो हाइट आपकी जो है किशोरावस्था यानी कि 18, 19 या 20, 21 के बाद आपकी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब हाइट क्या होती है, सीमित होती है। इसका मतलब वृद्धि भी सीमित है, बट ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि असीमित है। इसका मतलब ये ऑप्शंस बिल्कुल गलत हो जाता है। क्लियर है, असीमित की वजह से गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको क्लियर किया है कि विकास एक व्यापक शब्द होता है, तो ये बात सही है कि विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि मैंने आपको ये बताया था कि जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। क्लियर है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया, आपको ये भी मैंने बता रखा है कि जो डेवलपमेंट है वो एक सतत प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी समाप्त नहीं होती। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक विकास निरंतर चलती रहती है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती है, क्योंकि वो तो मृत्यु तक चलती है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन ए देखते हैं, फर्स्ट है केवल ए, बिल्कुल गलत है। ए एवं बी दो, यानी कि ए तो हो नहीं सकता, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत है। और ऑप्शन नंबर थर्ड है बी एवं सी, और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे हिसाब से आपके हिसाब से नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी एवं सी, यानी कि बी भी सही है और सी भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एवं सी दोनों ही सही है। तो इस क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले हैं। जिस तरीके से भी मैंने आपको कंटेंट कराए उसी पर आधारित क्वेश्चंस हैं, और आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार का है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चंस पर देखते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है यानी कि मानव विकास, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो किस स्टेज में बच्चों की सीखने की गति सबसे तेज होती है। तो देखिए बाल्यावस्था ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड ऑप्शन प्रौढ़ावस्था, थर्ड ऑप्शन शैशवावस्था और फोर्थ ऑप्शन किशोरावस्था। अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैंने जो आपको कंटेंट कराए उसी पर आधारित है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताए थे कि जो भी मैं आपको यहाँ पर कंटेंट बता रहा हूँ इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस का लेवल यही होता है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको वो कंटेंट दिए, वो नोट्स दिए हैं जो बिल्कुल ये मानकर चलिए कि सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आपके सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं और आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड शैशवावस्था और ऑप्शन नंबर 4 है किशोरावस्था। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सबसे तेज होती है। मैंने आपको जब करवाया था चारों स्टेजेस तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि शैशवावस्था में बालक की सीखने की गति सबसे तेज होती है। ठीक है, सबसे तेज होती है शैशवावस्था में। उसके बाद एक बार और आता है जिसमें बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है और वो होता है किशोरावस्था में। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सबसे ज़्यादा हो किसी का डेवलपमेंट तो वो होता है शैशवावस्था में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। आई होप आपको वो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप दोबारा जाके उस वीडियो को देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मानव विकास सबसे तीव्र गति से शैशवावस्था में होता है और उसके बाद
दोबारा फिर से तीव्र होता है किशोरावस्था में, लेकिन अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे तेज होता है शिशुअवस्था में। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 7th क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आप जो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें अवस्थाओं में होने वाले यानी कि स्टेजेस में जो होने वाले मानव विकास का अध्ययन करते हैं। तो जो आप शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं यानी कि आप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं? शैशवावस्था के बारे में। बिल्कुल सही बात है, आप शैशवावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। बाल्यावस्था ये भी आप जानते हैं, किशोरावस्था ये भी आप जानते हैं, और वयस्क अवस्था देखिए ये नहीं जानते। मैंने आपको बताया था विकास के 2 चरण होते हैं, एक होता है बाल विकास और दूसरा होता है मानव विकास। अब शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि आप जो मनोविज्ञान शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं CDP। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका जो सब्जेक्ट है वो है CDP। सबसे ज्यादा जरूरी है बालकों के विकास के बारे में जानें, और बालकों के विकास में मैंने आपको 4 स्टेजेस बता रखे हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसका मतलब इस क्वेश्चन में शैशवावस्था भी ठीक है, बाल्यावस्था भी ठीक है और किशोरावस्था भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वयस्क अवस्था नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन देखिए ए एवं बी, इसका मतलब ये आंसर भी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ABC, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन भी गलत है और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। आई होप आपको 7th क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से कि शिक्षा मनोविज्ञान में यानी कि आप जो मनोविज्ञान शिक्षा के लिए पढ़ते हैं उसमें जो आप स्टेजेस पढ़ते हैं वो मानव विकास का अध्ययन करता है। तो मानव विकास का जब आप अध्ययन करते हैं तो आप इन 3 स्टेजों के बारे में ही पढ़ते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। वयस्क अवस्था के बारे में आप स्टडी नहीं करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं और देखते हैं 8th क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? यानी कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड होता है? उसकी वृद्धि पर, या उसके वातावरण पर, या उसकी बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर। तो देखिए अगर आप सिर्फ कहें कि इसकी वृद्धि पर तो ये बात गलत है, क्योंकि वातावरण भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करती है डेवलपमेंट को, ठीक। और अगर आप सिर्फ वातावरण कहेंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि वृद्धि का भी इसमें सहयोग होता है। और उसकी बुद्धि पर, बुद्धि का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले जो परिपक्वता है, यानी कि जब बच्चे की वृद्धि भी ठीक से हो, यानी ग्रोथ भी ठीक से हो और उसका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका विकास। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4th हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं 9th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। स्टूडेंट, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में डैश है, ठीक है, डैश परिवर्तनों के लिए, तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए। यहाँ पर एक डैश है आपके लिए, यहाँ पर एक डैश है और यहाँ पर एक डैश है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। तो देखिए वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तन के साथ साथ डैश परिवर्तन के लिए। वृद्धि आपको पता है, मैंने बता रखा है कि ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक होते हैं और जो डेवलपमेंट होते हैं वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होते हैं। इसका मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होते हैं डेवलपमेंट, और सिर्फ ग्रोथ जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। तो पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं व्यावहारिक, तो वृद्धि तो व्यावहारिक नहीं हो सकता, इसका मतलब आगे के ऑप्शंस भी जो भी होंगे वो गलत हो जाएंगे। और सेकंड ऑप्शन भी व्यावहारिक बता रहे, इसका मतलब वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यावहारिक परिवर्तनों के लिए, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए, यानी कि परिमाणात्मक यानी कि आप इसको नाप तो सकते हैं, तो बात सही है। देखते हैं नेक्स्ट, तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तन, तो विकास का प्रयोग भी परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारात्मक परिवर्तनों के लिए। इसका मतलब ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है कि आप जो वृद्धि करते हैं, वृद्धि तो परिमाणात्मक होता है
और जो विकास होते हैं वो परिमाणात्मक के साथ साथ व्यावहारिक पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर हम फोर्थ ऑप्शंस पर बात करें तो ये परिमाणात्मक के बाद यहाँ पर व्यावहारिक आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ क्या होता है आपका, परिमाणात्मक होता है, यानी कि आप इसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक, और जो डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट को आप मेज़र भी कर सकते हैं और बिहेवियर भी यानी व्यवहारात्मक भी होता है। ये क्वालिटेटिव भी होते हैं, गुणात्मक भी होता है। इसका मतलब आप व्यवहार में चेंजेस को देखते हैं। तो इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन एडजस्ट नहीं होता है। इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है थर्ड। आई होप आपको 9th क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक के साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तनों के लिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट चलिए 10th क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए 10th क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी जब आप प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं यानी कि 1 to 5th कि जब आप टीचिंग करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आप एक अच्छे शिक्षक की भूमिका में हैं और आप प्राथमिक स्तर पर हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता और शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। मतलब आपके हिसाब से जब आप प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे टीचर बनने के लिए आए हैं तो आपके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए? आपको पढ़ाने के लिए एक्साइटमेंट होना जरूरी है, या आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता जरूरी है, या विषय के ज्ञान में दक्षता होना जरूरी है कि आप जो है अपने सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, या शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान में दक्षता, मतलब जो आप टीचिंग लर्निंग सीख कर आए हैं उसमें आपको ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस में आपके लिए है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक तभी बनते हैं जब उस शिक्षक में धैर्य हो और दृढ़ता हो, यानी पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके समक्ष रहेंगे छोटे बच्चे और छोटे बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे। आपको हाइपर नहीं होना है, आपको उन बच्चों पर हाथ नहीं उठाने हैं। अगर आप धैर्य और दृढ़ता के साथ जाते हैं तो आप एक बेहतर टीचर बन सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो यही आपसे वो चाहती है आयोग, इसीलिए इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे और आपको ये जो 10th क्वेश्चंस है वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि आयोग किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछती है। मैं आपको यही रियलाइज़ कराना चाहता था कि जो मैंने आपको कंटेंट दिए हैं क्या वो कंटेंट आपके लिए उपयोगी है, क्या आप इन कंटेंटों को करने के बाद आप जो आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप इतनी अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हैं कि आप इजीली उन क्वेश्चनों को कर पाएँ। तो यही मेरा उद्देश्य था, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं सबसे पहले आपको कंटेंट कराऊंगा और उस कंटेंट को कवर करने के बाद हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो 1 के नाम से होगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैंने दूसरा सेट लिया है जिसमें हमने क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल बढ़ाया है, और इसके बाद हम थर्ड प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो सिर्फ यूपीटेट स्पेशल के नाम से होगा, जिसमें 2011 से लेकर 2020 तक अब तक टेट में जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा, जिससे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आयोग आपसे डेवलपमेंट से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछती है। और मैंने आपको बता दिया था कि इस टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं और ये आपकी साइकोलॉजी का बेस चैप्टर है। इसका मतलब आपको इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इस क्लास का लाभ ले सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई सजेशन देना हो कि आपको किस तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और किसी तरीके से अगर आपको कोई सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्सों का रिप्लाई करें और अपनी
क्वालिटी को और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें। जो भी आपके सजेशन होंगे वो हमारे लिए मान्य होंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन सजेशनों के बारे में हम सुधार कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद।